हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। घड़ी में 9 बज चुके हैं और डेली हम लोग 9 बजे सेशन शुरू करते हैं जनरल साइंस का। और जनरल साइंस में हमारा क्या चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है और तीसरा लेक्चर है। यदि आप तक पहला दूसरा नहीं देखें तो प्लीज़ सबसे पहले वो जाके कंप्लीट कर लीजिए और वीडियो को पहले लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इस 9 बजे के सेशन में जितने लोग जुड़ते हैं सभी महानुभावों का, सभी स्टूडेंट का आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैशाली जी, पिंकी मैम, राकेश जी, नेहा सिंह, प्रभाकर, खुशबू, विजय शंकर काली, राहुल गुप्ता और जॉब अलर्ट क्या, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज़ जितने लोग भी जहाँ जहाँ सोशल मीडिया पे आप जुड़े हैं प्लीज़ वहाँ पे सेशन को शेयर कर दीजिए। इसका पीडीएफ पहले आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलते हैं आज का मोटिवेशनल कोट, ठीक है। आज का जो मोटिवेशन कोट होगा वो कोई मोटिवेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। पढ़ाई आपका लत होनी चाहिए, ठीक है। आप दबा के जितना हो सके उतना पढ़ाई कीजिए, ज़बरदस्ती पढ़ाई कीजिए। सब कहते हैं सर ज़बरदस्ती मैं नहीं, भाई ज़बरदस्ती पढ़ाई करो। पढ़ने का किसको मन करता है? नहीं मन करता ना। आप पढ़ाई कीजिए, अपने दिमाग को इस तरह से इसको बाउंड लिमिट लगा दीजिए दिमाग को कि कहीं पढ़ाई के बाहर कुछ सोचे ही ना। आप रोड पे चल रहे हो, सब्जी खरीद रहे हो, फिर भी दिमाग में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एथिक्स, नॉन टेक्स सब कुछ चलना चाहिए, है ना। टेक्निकल चलना चाहिए। आप हवा को देखो तो समझ में तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सर हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कितना होगा, मैक्सिमम परसेंटेज होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कितना नाइट्रोजन कितना परसेंटेज होगा, बाई वॉल्यूम कितना होगा, बाई मास कितना होगा, ऑक्सीजन कितना परसेंटेज होगा। जैसे ही सांस लो, इनहेल करो, एक्सहेल करो, आप देखो आपका तंत्र कैसा काम कर रहा है, शरीर के सारे हड्डियों का ढांचा आपको ये पता होना चाहिए। आप जब तक ऐसा मैं भी करता हूँ, ठीक है। ये आपके किसी भी 24 घंटा का आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है मेरे दोस्त ना, तो आपको अपने दिनचर्या में उन सब चीज़ों को शामिल करना पड़ेगा। आप भले 8 घंटा पढ़ो, लेकिन जो माहौल है, जो तैयारी है, उसे 24 घंटा बना के रखो। सो तो भी सोचते सोचते सो, ठीक है। मैं भी जब सोता हूँ ना, दिन भर में जो पढ़ा होता है उसको मैं सोचते सोचते सोता हूँ। सोने से पहले, जब सोने आप बेड पे जाते हो तो कम से कम मोबाइल को बंद कर दो, मत लिया करो मोबाइल। 1 घंटा पहले दिन भर में जो आप पढ़े होते हो उसको कम से कम लिखो, लिख लिख के पढ़ो, है ना। आपका हमेशा आदत होगा मोबाइल में चलाते जाते सोते होगे, मोबाइल में लेक्चर देखते देखते सबको सोना है। नहीं, लेक्चर देखते देखते नहीं सोना है। आपको जो पढ़े हो दिन भर में, मेमोरी में जो स्टोर किए हो उसको देख करके पढ़ाई करना है, ठीक है। आपको बार बार दिन भर में 24 घंटा में जरूर अपने दिमाग को चेक करना है कि जो दिन भर में जो आप पढ़े हो आपके दिमाग में घुसा है कि नहीं घुसा है। यदि नहीं घुसा है तो कोई मतलब नहीं 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा पढ़ने का, ठीक है। आई होप तो आप इस बातों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। और ये एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है पर्टिकुलर, आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल ये रहा आपके सामने कि कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? तो आपके सामने है हाई इंटेंसिटी, इंटेंसिटी नहीं होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है। इंग्लिश इसका करेक्ट कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, चलो मुंह से बोल दे रहा हूँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? जितने लोग भी जुड़े हैं बताइए। सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस जाता है विदित जी आपका जाता है मेरे दोस्त, वैशाली गौतम आपका भी जाता है मैम, और पिंकी जी आपका भी जाता है, छोटी, सभी का जाता है ना। कुछ लोग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। और आंसर पार्टिसिपेट आप जरूर किया कीजिए, गलत ही सही। आप गलत करेंगे तो आपको अपनी बातें याद रहेंगी, हमने गलत किया था, मुझे क्वेश्चन याद हो गया। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ज्योति तीव्रता, कैंडेला, है ना। आपको पता होगा कि फिजिक्स में, पूरे भौतिक विज्ञान में आपको 7 मूल राशियां मिलेंगी। बोलो हाँ कि ना? 7 मूल राशियां मिलती हैं। पूछा था पेपर में कितनी मूल राशियां होती है? 7। और 7 मूल राशियां हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दो वो मूल राशियां कौन कौन सी हैं। तो 7 मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए 7 मूल मात्रक भी हैं। ध्वनि की तीव्रता, बोलो ध्वनि की तीव्रता हम किस में नापते हैं? डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में। अरे जल्दी से कमेंट कर लो, ध्वनि की तीव्रता किस में नापते हैं हम? डेसिबल में। डाप्सन, डाप्सन, अरे याद कर लो मेरे दोस्त, डाप्सन। आज पेन नहीं चल रहा है क्या? डाप्सन, डाप्सन से क्या करते हैं हम? ओजोन की जो परत की जो मोटाई है ना, हम डाप्सन में नापते हैं। और डेसिबल क्या है? डेसिबल से कंफ्यूज मत होना, डेसिबल क्या होता है? ध्वनि का तीव्रता का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर होता है क्या? जल्दी कमेंट बॉक्स में छापो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? जल्दी बताओ। वोल्ट प्रति मीटर होता है क्या? बताओ, वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट क्या होता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में छापो। जो मैंने बोला सही है गलत वो यस या नो बताओ केवल, ठीक। आगे चलते हैं।
मेरे दोस्त जितने लोग भी जुड़े हैं ना, प्लीज़ पहले सेशन को आप लाइक कर दो। आप जितने लोग जुड़ते हो, लाइक का जो रेशियो होता है ना, मतलब समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बताओ मैं क्या करूं भाई? मैं अपना अनुभव ही आपको बता रहा हूं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूं। और ये भी नहीं कि मैं आपके बाबा आलम खां के ज़माने का सिलेक्शन लिया हूं। अभी हाल ही में इसको, उस भयंकर बेरोजगारी, भयंकर महामारी से गुजरते हुए मैंने सर्विस लिया है। तो मैं नहीं कहता मतलब कि बहुत बड़ा मैंने तीर मार दिया, लेकिन मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो मैं अपने ऊपर बीता है, जो मैं सिलेक्शन के दौरान मैंने जो संघर्ष के दौरान जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? उसको आप लीजिए। अगली बात क्या होगा हमारे पास, निम्न से सदिश राशि कौन है? दिमाग में तुरंत सदिश राशि आए, याद रखो, सदिश राशि मतलब परिमाण दिशा दोनों, अदिश बल मतलब केवल परिमाण। अब तुम सोचो कि एक कॉन्सेप्ट ये याद रख लो मेरे साथ अलग से, कि जब भी दो सदिशों का गुणा होता है तो एक अदिश राशि प्राप्त होती है। अरे बोलो हाँ कि ना? जब भी दो सदिश, जैसे हमारे पास ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, दो सदिशों का जब गुणा करोगे, जब भी कोई राशि आएगी एक अदिश राशि आएगी। कहोगे सर एग्जाम्पल बता दीजिए मेरे लाल, एग्जाम्पल देख लो। वर्क इज इक्वल टू होता है एफ इंटू डी। क्या होता है? फोर्स भी क्या है? फोर्स भी एक्स स्केलर है, वेक्टर है, सॉरी वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, मतलब एक क्रॉस प्रोडक्ट है यार। तो क्या हो गया यहाँ पे? अदिश राशि प्राप्त हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर तो ये तो बहुत आसान है। निम्नलिखित में से सदिश राशि क्या होती है? तो सदिश क्या है? तो सदिश क्या है हमारे पास? द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है। दाब क्या है बताओ? दाब, प्रेशर, प्रेशर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, वेलोसिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? और एक बात और याद रखना, जब भी दो अदिश राशियों का गुणा किया जाता है तो वो अदिश प्राप्त होता है। एक अदिश का जब गुणा किया जाता है तो सदिश प्राप्त होता है। दो सदिश का गुणा होता है तो अदिश प्राप्त होता है। ये तीनों कॉन्सेप्ट याद रखना एक बार फिर से। पहला, जब दो सदिश का गुणा किया जाएगा, दो सदिश है ना, दो सदिश का जब गुणा किया जाएगा तो जो राशि प्राप्त होगी वो एक अदिश राशि होता है। और एक सदिश और एक अदिश, मतलब इस पे वेक्टर लगा दिया, मतलब सदिश है अदिश है, तब उस कंडीशन में क्या प्राप्त होगा? सदिश राशि प्राप्त होगा। लेकिन जब दो अदिश सदिश का गुणन करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? एक अदिश राशि प्राप्त होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलें, ठीक है? आप ये बता दो जरा, एक चीज़ और क्वेश्चन बताओ कि कार्य का जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस, क्या हो गया पेन को? सीजीएस। तो सीजीएस जो मात्रक होता है कार्य का, वो क्या होता है हमारे पास? अर्घ। याद रखना, क्या याद करोगे आप? अर्घ। और जो एक अर्घ होता है, एक अर्घ में 10 से घाते माइनस के 7 जूल होता है। एक अर्घ में 10 से घाते माइनस 7 जूल। और एक न्यूटन में 10 से घाते माइनस, क्या हो गया पेन को आज? 10 से घाते माइनस 5 न्यूटन होता है, ठीक है? आगे चले, ये लो, सवाल आसान है ना? सवाल तो बहुत आसान है, ठीक? इसका आंसर दो। साथ साथ में निम्नलिखित में से अदिश राशि क्या है? निम्नलिखित में से अदिश राशि, तो अदिश मतलब क्या? इसमें क्या होगा? केवल परिमाण होगा। क्या होगा? केवल परिमाण होगा। विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि मतलब वेक्टर है। बल क्या है? बल एक सदिश है मतलब वेक्टर है। त्वरण क्या है? इंग्लिश गलत है, क्या हो जाएगा? इसका एक्सीलरेशन होता है इंग्लिश में, ठीक है? ये क्या है? ये भी एक वेक्टर है। जबकि एनर्जी क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा हमारा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। देखो, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और जूल को क्या लिख सकते हो आप जूल को क्या लिख सकते हैं? जूल को लिख सकते हैं आप न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं। क्या? न्यूटन मीटर को ही क्या कहते हैं हम? जूल कहते हैं, ठीक? आगे चलें। और एक बात और याद रखना, कल हमने बताया था, याद रखना, एक लड़की का नाम, अरे याद है कि नहीं? तस्मीन। क्या नाम है उसका? तस्मीन। एक क्वेश्चन में आया था, ट्रोपोस्फेयर, स्टेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। वहीं पे हमको बताना चाहिए था पहले क्वेश्चन के साथ। ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल, जितने भी बादल का गरजना, बरसना, बिजली चमकना, हेलीकॉप्टर का उड़ना, ये सब किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। स्टेटोस्फेयर ये होता है समताप मंडल। समताप मंडल में क्या है? ओजोन, पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करती है। ओजोन किसके? परावैंगनिक किरणों से। इसीलिए आपने देखा होगा यामी गौतम जी फेयर लवली का प्रचार करती हैं, और उस प्रचार में वो बार बार कहती हैं फेयर लवली अल्ट्रा वायलेट लेजर ट्रीटमेंट। एक बार शब्दों पे गौर करना, मैं उसका विज्ञापन नहीं कर रहा। अल्ट्रा वायलेट लेजर ट्रीटमेंट, इसका मतलब ये है कि यदि आप फेयर लवली को लगा के, या है ना, आप क्रीम को लगा करके यदि आप
बाहर निकलते हैं तो जो सन की जो रेज है उसमें यदि उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज आ जा रही है तो आपकी स्किन को उससे प्रोटेक्शन मिलेगी। समझ रहे हैं आप? तो ये किस में है? ये समताप मंडल में है। और समताप मंडल में क्या है? ओजोन परत। और ओजोन परत की मोटाई हम किस में नापते हैं? डाप्सन में नापते हैं। ये बात याद रखना। मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लीजिए, एक पिंड अचर चाल से गतिमान है, इसमें त्वरण संभव है। अचर चाल से मतलब कांस्टेंट स्पीड, है ना? कांस्टेंट स्पीड। तो आपको पता होगा त्वरण किसे कहते हैं? जरा बताओ। त्वरण, है ना? त्वरण क्या हो गया ये? त्वरण क्या कहते हैं? त्वरण को हम कहते हैं वेग परिवर्तन की दर मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एक्सीलरेशन। क्या याद है क्या? बताओ। जो एक्सीलरेशन होता है क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ds अपॉन dt होता है क्या? चेंज इन मतलब कि क्या होता है कि यदि विस्थापन में जो परिवर्तन की दर होता है वहीं क्या होता है? त्वरण होता है। अब सॉल्व मानते सर विस्थापन की दर मतलब कि समय के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होता है? जरा देखो एक बार। आप बाइक से जा रहे हो, मान लो आप स्टार्टिंग में 0 नंबर पे थे, 0 से आपने बाइक को उठाया 1 नंबर में, आपने एक्सीलेटर दबाया। एक्सीलेटर मतलब एक्सीलेटर से ही बना है एक्सीलरेशन, है ना? जो एक्सीलेटर होता है वो एक्सीलरेशन से बना हुआ है। जैसे आपने ऊपर गए तो जब ऊपर गए तो आपका एक्सीलरेशन तेज हुआ, फिर आपने 4 नंबर में लगा के आप कांस्टेंट स्पीड से जाते रहे, तो फिर आपने क्या हुआ? फिर आपने अपना जैसे ही ब्रेकर आया आपने अपना जो स्पीड है एक्सीलरेशन को डाउन किया, गियर को चेंज कर दिया, तो आपका एक्सीलरेशन डाउन होगा। तो यदि हम पूछें आपसे, ये हो गया ये ओ हो गया और ये हमारे पास ए हो गया और ये हमारे पास बी हो गया, ये हमारे पास सी हो गया। तो हम कहें कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन कहाँ है? तो आप कहोगे सर कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से बी में है। 0 से क्या है? 0 से क्या है? 0 से एक्सीलरेशन है, लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है? 0 है। ये कह रहा है कि एक पिंड अचर चाल से गतिमान है। अचर चाल मतलब क्या है? कांस्टेंट स्पीड। तो जब स्पीड कांस्टेंट होगी, जब ये कांस्टेंट है तो ये क्या होगा? 0 होगा, है ना? तो 0 होगा। तो ऋजुरेखीय यदि सीधी रेखा में जा रहे हो तो 0 होगा, लेकिन पैराबोलिक में जा रहे हो, इन सर्कुलर मोशन यदि वृत्तीय पथ में जा रहे हो तो आपने देखा होगा कि आपका जो 2πr की जो परिधि है वो तो चेंज हो रहा है ना। जैसे हमारे पास ये जो परिधि वो तो चेंज हो रहा है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास इन सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, इन सर्कुलर मोशन। तो ऋजुरेखी में यदि कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, यदि सड़क पे रोड पे आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, 4 नंबर में लगा के अपने बाइक को छोड़ दिया तो सीधे जा रहा है, तो उसमें क्या है कि आपने एक्सीलरेशन लिया नहीं। आप यदि एक्सीलरेशन लोगे तो स्पीड चेंज होगा। हमने क्या कहा? ds अपॉन dt क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। तो इसका होगा वृत्तीय मोशन में। ठीक है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलें। ये लीजिए, इसका जवाब दीजिए। ए पार्टिकल बम्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, द टेम्परेचर एक्सीलरेशन होगा, है ना? एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, कण का त्वरण क्या है? 0 है? नहीं। यदि जब भी कोई हमारे पास कोई कण होता है वृत्ताकार पथ पर यदि चक्कर काटता है, इस तरह से चक्कर काटता है, तो जो इसका एक्सीलरेशन होता है वो अलोंग द रेडियस, त्रिज्या के अनुदिश होता है। केवल पेपर यूपी बीएड में नहीं आया है, पेपर बहुत जगह आया है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? बिल्कुल हाँ, हमारा त्वरण डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा, अलोंग द रेडियस के थ्रू होगा। ठीक है, और त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इस तरह से हमारे पास जो देखो, यदि हम रोड पे चल रहे हैं तो यदि रोड पे हम चल रहे हैं तो उसमें जो त्वरण हमको मिलता है वो कौन सा होगा? वो हमारा ये जो त्वरण आप पढ़ रहे हो एक्सीलरेशन ए, ये मिलता है। यदि आपका जो मोशन है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो उसमें जो एक्सीलरेशन आता है वो आता है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी, जिसका मान होता है 9.81। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रही बात है? ठीक है, तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर। अगला क्या है हमारे पास? घूर्णन करती एक मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? जल्दी बताइए। जितने लोग भी सेशन को देख रहे हैं, विदिर जी, वैशाली,
पिंकी गौतम, सॉरी वैशाली गौतम और पिंकी, नाम एक ही में मिक्स हो गया। और राकेश, राहुल, प्रभाकर, जॉब विथ अलर्ट, जितने लोग भी हैं सब लोग बताइए आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो फिजिक्स है, फिजिक्स में यदि मैं टिक मार के चला जाऊंगा ना तो ऑप्शन को आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने आज आपको लिंक नहीं करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये टेक्निकली क्वेश्चन है, आपको नहीं आता समझ में कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करेंगे, दिमाग पे प्रेशर डालेंगे तो आपका दिमाग पक्का खुलेगा, है ना। आप चाहते नहीं तो ईजी ईजी करोगे तो फिर दिक्कत रहेगा। अपने न्यूरॉन्स को एक्टिव कराइए, है ना, अपने दिमाग के जो न्यूरॉन्स है ना उसको एक्टिव करिए। मिठाई उठाई मत खाया करिए, चीनी चाय मत पिया कीजिए, नहीं दिमाग के न्यूरॉन्स काम नहीं करेंगे, फिर क्या होगा? जल्दी याद नहीं होगा। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा कि सेपरेट वीडियो में क्या करना है क्या नहीं करना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर कोड़ी संवेग क्या होगा इसका, है ना, ये संरक्षित रहेगा। तो घूर्णन करता हुआ मेज पर अचानक लड़का खड़ा हो जाए चाहे बैठ जाए, है ना, इसका कोड़ी संवेग क्या होगा? संरक्षण होगा। ठीक है, ठीक। 7 नंबर का सवाल, द फिजिकल अमाउंट ऑन विच कैपलर सेकेंड लॉ बेस्ड ऑन। तो पहले तो ये बताओ कि कैपलर ने किसके संबंध में नियम दिया है, पहले तो आप ये बताओ। और दूसरी बात आप ये बताओ कि स्टेरेडियन किसका मात्रक होता है? स्टेरेडियन किसका मात्रक होता है, जल्दी बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर कैपलर का द्वितीय नियम आधारित है, बताओ जल्दी बताइए सब लोग। अच्छा ठीक 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 ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 या 3, जल्दी बताओ। कैपलर का जो नियम था वो ग्रहों से संबंधित था, किससे? ग्रह से। स्टेरेडियन घनकोण का मात्रक है, ठीक है, किसका मात्रक है? घनकोण का। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास रेखीय संवेग का, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल, अभी हमने बताया। और ऊर्जा कहते किसे हैं? कार्य करने की क्षमता, जल्दी बताओ। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेडियो इज बेस्ड ऑन, रेडियो किस का जो कार्य होता है किस सिद्धांत पर आधारित होता है, जल्दी बताइए सब लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में करिए। और साथ ही साथ में आप ये बताओ कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, जल्दी टाइप करिए क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, जल्दी बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, एट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिजोनेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिजोनेंस करेक्ट। 10 नंबर का क्वेश्चन है, अनुनाद तीक्ष्ण होता है, रिजोनेंस इज शार्प, बताइए कहाँ होता है। ठीक, साथ ही साथ में आप ये बता दो कि आप दो चीज़ें हैं, जितना बड़ा गोला ये है और एक गोला हमने उतना भी इसको भी कर लिया, ये छोटा लग गया क्या, बराबर हो गया। आप ये बताओ कि ये एल्यूमिनियम है, एक मिनट, ये एल्यूमिनियम है और ये आयरन है, दोनों का जो वॉल्यूम है वॉल्यूम सेम है, तो किसका वजन ज़्यादा होगा, किसका वजन ज़्यादा होगा, जल्दी बताओ किसका वेट ज़्यादा होगा, है ना। आप सपोज करना मेरे दोस्त कि दोनों का जो शेप है वो बिल्कुल बराबर है, जब दोनों का शेप बिल्कुल बराबर है तो वॉल्यूम समान है, या मैं ये कहूँ कि 50 किलो की बोरी उठाओ, इस बोरी में आप एक बोरी आप एल्युमिनियम भर लो और एक बोरी आप लोहा भर लो, दोनों में सबसे ज़्यादा किसका वजन होगा, आप जल्दी कमेंट बॉक्स में छापो और क्यों। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा इन द डायनेमोमीटर, स्वरमापी में क्या होगा हमारे पास, स्वरमापी में इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत अनुनाद पर आधारित यंत्र का नाम बताइए। विद्युत इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन द रेजोनेंस। ठीक है, आओ कल याद करो, कल हमने आपको ट्रिक बताया था एक कि गंगाराम है ना, आज टच पेन चल नहीं रहा यार, पता नहीं क्यों, बुरा मान गया क्या ये। गंगाराम मांगे लान, मैंने एक ट्रिक बताया था, गंगाराम मांगे लान, तो मतलब सिर्फ इससे है GR से और ML से, मतलब जनरेटर में कौन सा रूल लगता है, राइट हैंड रूल लगता है, मोटर में लेफ्ट हैंड रूल लगता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास बिल्कुल सही है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास रेडियो। क्या आंसर होगा इसका करेक्ट, रेडियो। आप ये बताओ कि जो रेडियो तरंगे हैं वो किस मंडल में पाई जाती हैं, कमेंट बॉक्स में छापो। रेडियो जो तरंगे हैं वो किस मंडल में पाई जाती हैं, बताओ। और जो हमारा हवाई जहाज है वो किस मंडल पे चलता है, बताओ। जो हवाई जहाज होता है ना, प्लेन, देखो कभी घर से ऊपर, वो किस प्लेन में चलते हैं, किस समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, बहिर्मंडल में, आयन मंडल में, कहाँ चलते हैं, जल्दी बताओ आप। नेक्स्ट सवाल ये रहा, मैं लिंक वाला नहीं रखा हूँ क्योंकि आज जो सवाल थे वो काफ़ी ठीक ठाक थे फिजिक्स के। ठीक है, और ऐसा मत सुना जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे उन्हीं को ये आना चाहिए, भाई आना सबको चाहिए, पेपर तो सबके लिए होता है ना, जीके जी सेम। यदि तार को खींचकर इफ़ अ वायर पुल्ड एंड डबल्ड इट विल हैव द एंगल रिलेटिव कोफिशिएंट, है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होंगे उनको समझ में आता होगा। इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोट बाई कैपिटल ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि हम कोई तार है, तार हमारा इतना है, तार इतना है, आपने खींच को इसको इतना कर दिया, तो क्या होगा, जो इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो बिल्कुल से क्या होगा, सेम होगा। एक सवाल और आएगा था पेपर में, मैं आपको बताता हूँ। देखो, उन्होंने कहा था कि 4 मीटर लंबा एक लोहे का रॉड है, 4 मीटर लंबा एक लोहे का रॉड है, उस लोहे, इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस लोहे को हमने 4 भागों में काट दिया, मतलब एक एक भाग 1-1 मीटर का हो गया, इस तरह से। तो पूछा गया था कि तो एक भाग का जो था टेम्परेचर वो कितना होगा। यदि आपका भाग तेज होगा तो आप 100 में 4 का भाग देकर कहोगे सर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और एग्जामिनर कहेगा जाओ और तुम 1 साल भर और तैयारी करो। ठीक है, हाँ, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। रीजन क्या है कि आप चाहे एक 4 मीटर लंबे छड़ को आप चाहे किसी भी पार्ट को टच करो, उस सभी का टेम्परेचर क्या होगा, 100 डिग्री होगा। समझ आ रही बात है, सेंसर बिल्कुल सब जगह का बराबर होता है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। द बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन, बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित होता है, जल्दी बताइए। सबकी एनर्जी डाउन हो रही क्या क्लास खत्म होते होते, बस थोड़ा सा रुक जाओ, खत्म हो रहा है क्लास। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, बर्नौली होता क्या है, बर्नौली ने कहा था, क्या कहा था बताओ। बर्नौली के आधारित पे बहुत सारे उपकरण बनाए गए, जैसे किसी ने वो देखा है क्या, प्लेन, हवाई जहाज बर्नौली थ्योरम पे बनाए गए थे। जो नाव होता है ना, नाव देखें आप लोग, वो भी बर्नौली थ्योरम पे बनाए गए हैं, डिजाइन किया जाता है। ठीक है, डिजाइन। तो इसका जो इनका जो कहने का मतलब था कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। आप कहोगे कैसे, देखो इन्होंने कहा था जहाँ दाब अधिक होता है वहाँ वेग कम हो जाता है, और जहाँ पे वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम हो जाता है। रीजन क्या होता है कि आप देखो जब आपके आधी आती है तो आपका जो टीन सेट आप कितना भी ईटा से दबाए रखो सब उड़ जाता है। पता है क्यों, क्योंकि जब वेग अधिक हो गया तो आप कितना भी ईटा दबाओगे दाब कम हो जाएगा, टीन सेट उड़ जाएगा। या फिर आपने और देखा होगा कि गहरा जल सदैव शांत होता है, देखे हो क्या कभी जिंदगी में, बताओ। पोखर में, तालाब में, नहर में, कुआं में, कहीं देखे हो, गहरा जल सदैव शांत होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा गहराई होगी वहाँ का पानी हमेशा आराम से रहेगा, और जहाँ पे मतलब पानी कम रहेगा वहाँ पे लहरें हिलोर मारती रहेंगी। ठीक है, ये बात याद रखना, ये भी बर्नौली का थ्योरम था कि जहाँ पे दाब अधिक होता है वहाँ पे वेग कम हो जाता है, जहाँ वेग कम हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन पे क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, सत्यता का नियम क्या होता है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। यदि मैं इंजीनियरिंग की भाषा में बात करूं तो ρ1V1A1 बराबर ρ2V2A2। यदि हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर इज कंसिडर्ड एज अ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, सो ρ1 इज इक्वल टू ρ2 इज इक्वल टू ρ, इट मीन्स कैंसिल आउट बोथ साइड।
वी हैव ऑब्टेन्ड दैट A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। आई होप यूर क्लियर दिस पॉइंट। आगे चलते हैं जल्दी। 13 नंबर का सवाल देखो आगे ना सवाल। एक एन एरोप्लेन्स वर्क, एक वायुयान किस पे कार्य करता है? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। नहीं, देखो क्या होता है ना, अभी मैंने बताया जो हवाई जहाज होता है वो तो बर्नौली सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। जितने लोग भी किए हैं बिल्कुल सही है। अब आपने किसी ने देखा है क्या, आपकी जब कभी गए होगे आपके कोई जैसे आपकी ट्रैक्टर का पहिया हो गया है ना, ट्रक का पहिया हो गया, या फिर 4 व्हीलर का पहिया हो गया, जब वो ख़राब होता है तो उसको उठाने की ज़रूरत पड़ती है। कौन उठाता है बताओ? वो करता है स्क्रू जैक। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के बच्चे होंगे या फिर जो सिविल वाले होंगे, हाइड्रोलिक्स में वो लोग पढ़े होंगे पास्कल का नियम। वो क्या है? पास्कल का नियम, ठीक है। इस पर आधारित क्या है? हाइड्रोलिक टाली। हाइड्रोलिक जितने भी प्रेशर टाली है ना, जेसीबी, जितने भी प्रेशर से, ये सब किस पे होते हैं हमारे पास? पास्कल के नियम पे। जितने ब्रेक सिस्टम होते हैं, ब्रेक सिस्टम, ये किस पे होते हैं? पास्कल नियम पे। बर्नौली सिद्धांत पे प्लेन। आर्किमिडीज सिद्धांत पे क्या है? इन्होंने तैरने का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? तैरने का, ठीक है। और इस पर एक सवाल बनता है, क्यों लोहे की सुई पानी में डूब जाती है और लोहे का जहाज पानी में तैरता रहता है? क्यों बताओ जल्दी, ठीक है। अगला सवाल देखो आ गया ना, हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य सिद्धांत क्या है? 14 नंबर का क्वेश्चन। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक इज बेस्ड ऑन। मैं जल्दी से इसलिए चल रहा हूँ ना कि टाइम लगभग होने को चला है। अब 5 क्वेश्चन और करना है बस। 5 क्वेश्चन बोले तो हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? और साथ ही साथ में आप ये बता दो कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? किसका? रडार का। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी बताओ, है ना। और साथ ही साथ में बताओ कि लेसर का फुल फॉर्म क्या होता है। आज टच पेन काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप बस बता ही दो। रडार मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ। अच्छा है, इस बार चल गया। और एक लेसर, जल्दी बताओ, इसका फुल फॉर्म बता दो आप। तो हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पे कार्य करता है? वो है चार्ल्स के नियम पे। किस पे? चार्ल्स के नियम पे। लेकिन सवाल मेरा ख़त्म नहीं हुआ। अभी आप ये बताओ कि बायल्स के नियम में क्या कांस्टेंट होता है, ठीक है, और चार्ल्स के नियम में क्या कांस्टेंट होता है, ये बात बताओ आप। और साथ ही साथ में बताओ कि आप किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है, आंतरिक ऊर्जा, वो किस पर निर्भर करती है? आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? जल्दी बताओ। पेपर में पूछा गया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, फर्जी में कुछ नहीं बोल रहा। जो बायल का नियम होता है ना, बायल का नियम, वो उसमें जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। चार्ल्स के नियम में प्रेशर कांस्टेंट होता है। गैलुसे के नियम में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। जो आंतरिक ऊर्जा होती है केवल और केवल किस पर निर्भर करती है? केवल वो ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलें। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना किस क्या प्रदर्शित करता है? साथ ही साथ में आप ये बताओ कि वायुमंडलीय दाब बोले तो बैरोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? बैरोमीटर। इसकी खोज किसने किया था? इसका मान क्या होता है? इसके रीडिंग जो हमने कल बताया था वो बताओ। जो वायुमंडलीय दाब का जो मापन यंत्र होता है क्या होता है? बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर की खोज टार्सली ने किया था। कौन? टार्सली ने। इसका मान कितना होता है? 1.013 इंटू 10 पावर प्लस के 10 पावर 5 बार, यही तो होता है। और या फिर यदि बात करें तो अच्छे से बात कर लें, या फिर आप लिख लो 76 mm, या फिर 760, ये सेंटीमीटर है, mm है, या फिर 10.3 क्या मीटर ऑफ वाटर कॉलम, या फिर 1.013 इंटू 10 पावर क्या 10 पावर 5 क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1 बार। कल परमेश्वर जी कह रहे थे कि सर बार भी होता है दाब का मात्रक। बिल्कुल होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यदि हमारे पास ये जो बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से नीचे गिरेगा तो भाई तूफान आने की संभावना होगी। क्या? शीतलहर देखो यहाँ ऑप्शन में दिया है, ठीक है। गर्मी ठंडी की छुट्टियाँ अभी से भी। और धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो मौसम बारिश होने वाली संभावना है ना। तुरंत आप क्या करो, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है तो मौसम साफ है। चलो ठीक है, आगे चलें। 16 नंबर का क्वेश्चन। द टेम्परेचर एट विच द वॉर्फ वाटर इट्स वेपर रिमेन इन इक्विलिब्रियम। जल्दी बताओ। एसएससी में आया था प्रश्न 2018 में। देखो हमारे पास क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर, ऐसा बेसलाइन टेम्परेचर होगा जिस पे हमारा क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों क्या होंगे, आपस में इक्विलिब्रियम होंगे। उसे कहते हैं हम ट्रिपल पॉइंट। क्या कहते हैं उसे? ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और जो एसएससी ने जो इसका करेक्ट आंसर दिया था, उन्होंने ऑप्शन में करेक्ट कर लिया है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट दिया था, ये गलत होगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट के बाद में यदि आप प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो जो पानी है बिना भाप बदले,
है ना। बिना द्रव हुए कोई भी बर्फ़ है, बिना द्रव बदले सीधे गैस अवस्था में चला जाएगा। ऊर्ध्वपातन क्रिया जो कि कपूर के साथ होती है, हमने बता रखा था। तो ये जो इसका जो टेम्परेचर कितना होता है पेपर में पूछा था, याद रखना, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी पेपर में आ चुका है, याद रखना। तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों बराबर हैं तो क्या होगा हमारे पास, ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, आप बता दो, बताओ क्या, नोट कर लो सीधे। क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, क्रिटिकल पॉइंट 374.15 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, 374 क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है, 221 बार होता है। ठीक है, चलो आगे। ये देखो सवाल अगला कि 17 नंबर का क्वेश्चन है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन, आंतरिक गैस की किस पे निर्भर करती है। अभी हमने बताया था, यदि बायल का नियम बोले तो जो बायल भैया थे उन्होंने कहा था कि भाई टेम्परेचर हमारे नियम में कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर की उन्होंने बात नहीं की। चार्ल्स जब आए तो उन्होंने कहा प्रेशर को कांस्टेंट करके एक नियम दिया। गैल्यूसेक जी आए तो उन्होंने कहा हमारे में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से तीनों को निष्कर्ष निकालने के बाद में आइडियल गैस की क्वेश्चन बनी, और इस क्वेश्चन में कहा गया कि जो आंतरिक ऊर्जा होगी गैस की केवल और केवल ताप पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, किसमें आयतन कांस्टेंट रहेगा, गैल्यूसेक। दाब किसमें, चार्ल्स पे। बीटी पे टेम्परेचर। मेल्टिंग ऑफ आइस इट्स मेल्टिंग पॉइंट। 18 नंबर, बस 2 क्वेश्चन और है, बस 20 तक है क्वेश्चन, चिंता मत करो। मेल्टिंग ऑफ आइस इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बताओ अपने गलनांक पर बर्फ का पिघलना क्या कहलाता है। आप जरा ये बता दो कि ड्राई आइस का फार्मूला क्या होता है। ये रेलवे जेई में पूछा गया था, ड्राई आइस का सूत्र क्या होता है। और साथ ही साथ में ये बताओ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग गलतियां ना करें, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। ड्राई आइस का क्या होता है, CO2। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस होता है, सूखा बर्फ। ये बताओ आप कि सर CV रमन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए प्रदान किया गया। लेकिन आपसे सवाल मेरा ये है कि आप बताओ जरा, तो 28 फरवरी को क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी साइंस डे है क्या। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जल्दी बताइए। ठीक है, देखो जब भी कोई ऐसा डेट आता है तो आपको तुरंत याद रखने की जरूरत पड़ती है कि हमारा 1 तारीख को क्या होता है। जैसे 1 तारीख को इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 2 तारीख को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को कैंसर दिवस, 6 को महिला जननांग विकृति दिवस, 10 को दलहन दिवस, 13 फरवरी को क्या होता है, 13 फरवरी को होता है हमारे पास महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, है ना। और 13 फरवरी को रेडियो दिवस भी होता है। 18 फरवरी NDRF, 21 फरवरी मातृत्व दिवस, 28 फरवरी साइंस दिवस, विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो आपको इस तरह से पूरे महीने, पूरे साल की डेट आपको याद रखना है, तब जाके तैयारी आपकी बेस्ट होगी। कैसे नहीं सिलेक्शन होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इस प्रकीर्णन की वजह से भी आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। ठीक है, चलो ये रहा आज का हमारा आखिरी सवाल। द फिनोमिना दैट्स रिफ्लेक्ट द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट। वह घटना जो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति दर्शाती है। जल्दी बताओ आप, प्रकृति दर्शाती है। आप ही बता दो कि प्रकाश की चाल जो है ना, वो निर्वात में कितनी होती है। V मतलब वैक्यूम, वाटर जल में कितनी होती है, एयर में कितनी होती है, और ग्लास में कितनी होती है, जल्दी बताओ आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, वैशाली मैम, पिंकी, राकेश, परमेश्वर, विदित, जितने लोग भी जुड़े हैं सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना गजब का आंसर दे रहे हैं। आप सामने होते ना तो मैं रहने दीजिए, है ना। अब आपको इसके बाद ठीक है, चलिए। तो जो वैक्यूम का जो आंसर होता है हमारे पास वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वाटर की बात करें तो कितना होता है 2.25, कम हो जाएगा ना मेरे लाल, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर की बात करें तो 2.95 है ना, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जनरली होता क्या है ना, जब एयर की बात करता है तो भी आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही लेते हो। बोलो हाँ कि ना। ग्लास में बताओ 1.5 × 10⁸ क्या 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
लेकिन बात करें हम लोग चूँकि पढ़ने वाले हैं तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड का भी याद कर लेंगे। ज़रा आप पूछो, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर में स्पीड की साउंड कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड, याद है कि नहीं। और वाटर में कितनी होती है, वाटर में होती है 1440 मीटर पर सेकेंड। और सॉलिड में कितनी होती है, ठोस में कितना होती है, 5110 मीटर पर सेकेंड। एक बार ज़रा सोचो आप कि एक लोग आप खड़े होकर हमको बुलाओ, काफ़ी दूर से बुलाओ, आपकी आवाज़ हमारे तक आएगी वो तेज़ी से आएगी, या फिर आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे एक थाली उठाओ बजाना शुरू कर दो, कौन सा मेरे पास पहले आएगी। भाई जो थाली जो बजा रहे हो ना उसकी आवाज़ तेज़ी से आएगी, क्योंकि ठोस के थ्रू जो ध्वनि होती है बहुत तेज़ी से प्रसारित होती है। तो ठोसों में ध्वनि की चाल क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा, आई होप क्लास थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। और आपको वीडियो कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिए, ठीक है। और आप लोग को और आज अम्बेडकर जयंती की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग ज़रूर जो संविधान के नियम बने हैं, जो मौलिक कर्तव्य हैं और जो मौलिक अधिकार हैं, इनके अंदर रह करके हम लोग अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे और एक अच्छा समाज का नागरिक बन के दिखाएंगे, ठीक है। और मैं एक बार फिर से कहूँगा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। डेली उठिए, 8 घंटे पीजिए, 10 घंटे पीजिए और अपनी ज़िंदगी को रोशन कीजिए, ठीक है। और एक फंडामेंटल जो राइट्स है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उसे पूरा करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।